नज़ीम, चीजें इस वक्त और भी ज्यादा तल्ख हो गई हैं। डेस्परेट अमेरिका और इजराइल ये ईरान के ऊपर मजीद जो अटैक्स हैं और इस अंदाज के अंदर के जिन एरियाज पर पहले हमले नहीं हुए उनके ऊपर ये करने का इरादा रखते हैं। मिसाल के तौर पर जो ईरान के आइलैंड्स हैं इसके ऊपर यह हमला करने का इरादा रखते हैं, तो ईरान की जानिब से बड़ा सख्त तरीन रद्दअमल गया है। ईरान ने यह कहा है कि अगर हमारे आइलैंड्स को निशाना बनाया गया तो फिर हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कर भी रहे हैं, अगर हमारे जवाबी हमलों में किसी 1% कोई 1% अगर कोई रिस्ट्रेंट बाकी है भी सही तो वो भी खत्म हो जाएगा। 1% का भी 1% का भी हम रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे और हमारा जवाब फिर ऐसा होगा कि सब फिर देखेंगे। ये ईरान का बड़ा बड़ा ही हार्श तरीन मैसेज है वो इस वक्त गया है। और ईरान ने इस वक्त बहुत बड़े हमले इस अंदाज के अंदर किए हैं कि इजराइल की जो अव्वल दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया गया। मिसाल के तौर पे जहां पर आयरन डोम बनाया जा रहा है, जहां पर डेविड स्लिंग बनाया जा रहा है, वो एयरबेस जहां पर इजरायली एयरफोर्स ट्रेनिंग करती है, वो एयरबेस जहां पर अमेरिकी F-22 खड़े हुए हैं, इस दर्जे का बिल्कुल यानी पहले दर्जे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान की जानिब से हिट किया गया है। अब ये कितना डैमेज हुआ है, मिसाइल हिट कर पाए हैं नहीं कर पाए वो एक अलग स्टोरी है। तो इनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। अगर ईरान इन टारगेट्स को हिट करने में इवन 40% भी हिट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर आप ये देखेंगे कि ये जो इजराइल एज अ मिलिट्री स्टेट है कि वो ऑपरेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि मिलिट्री तो फिर इसी तरह से ऑपरेट करती है ना। देखें ईरान का मामला डिफरेंट है, ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास उनका मेन हथियार उनकी एयरफोर्स है। ईरान का मेन हथियार उसके मिसाइल ड्रोन्स है। उनके लिए उनको वो सोफिस्टिकेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं चाहिए है। वो सुरंगों में है, कहां से निकलेंगे, कैसे फायर करेंगे, इनके पास तो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज्यादा है। तो मिसाइल तो ऑपरेट हो सकते हैं लेकिन क्या जहाज है वो ऑपरेट हो सकते हैं? तो अगर उनको कोई डैमेज होता है, इन फैसिलिटीज को, इन एयर बेसिस को डैमेज होता है, फिर अंडरग्राउंड जहां पर आयरन डोम्स बन रहे हैं, डेविड स्लिंग बन रहा है, ये सारे अगर डैमेज होते हैं तो यही तो जिसको आप इजराइल के मिलिट्री पावर कहते हैं वो यही तो है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। अगर ये डैमेज हो जाए तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, बहुत हद तक उनकी सलाहियतें डैमेज हो जाएंगी। तो अब इसको जब ईरान ने निशाने पर ले लिया है और ईरान ने जब अपनी जो टारगेट लिस्ट है उसको बढ़ा दिया। कल ही उन्होंने ये अनाउंस किया था और अब ये किसी भी वक्त ये मामला हो सकता है। और उसमें जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं और इकोनॉमिक सेंटर से अब बात आगे बढ़ गई है, जो अमेरिका की, वेस्ट की, इजराइल की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके डेटा सेंटर्स हैं, अच्छा एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा अब कनेक्टेड है अमेरिकी और इजरायली और यूरोपीय जो मिलिट्री मशीन है उसके साथ ये कनेक्टेड है। ये जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, जो इनकी वो टेक कंपनीज हैं जो कि बाहर तो बस से कंपनीज हैं, उनका मिलिट्री से ताल्लुक नहीं है, लेकिन असल में वो कनेक्टेड हैं। जो एआई सपोर्ट है वो इन्हीं कंपनी से आ रही है, इनके जो डेटा सेंटर्स हैं वहां से आ रही है, तो ये सारा आपस में कनेक्टेड है। तो जनाब अली अब ईरान ने उनको हिट करने का जब वो फैसला कर लिया है और वहां से बड़ी इवैक्यूएशन भी शुरू हो गई है। जब से ईरान ने अनाउंस किया है तो इनके ये सारे जो फैसिलिटीज हैं, बैंक्स हैं, वो सारे जब खाली हो रहे हैं और इनकी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जब वहां पर पैदा हो गया। अगर ईरान ने ये हमले शुरू कर दिए तो मामला जब वो बिल्कुल किसी और दर्जे के ऊपर जब वो चले जाएंगे। अच्छा, अब इसी दरमियान जब वो दुबई में अटैक हुआ है और एक टावर के ऊपर जाकर, जहां पर बुर्ज खलीफा है, ये सबसे उनका महंगा तरीन एरिया है, यहां पर जाकर जब वो ड्रोन एक जाकर जब वो हिट किया है, बहुत बड़ा टावर है उसको जाकर हिट किया है, तो ये मामला जब वो हो रहा है काफी ज्यादा खराब। इसके अलावा इराक के करीब 2 जो टैंकर्स हैं उसको हिट किया गया है, 2 टैंकर्स इराक के करीब तबाह हुए। तो ये पूरा खलीज फारस ये इस वक्त मैदान जंग बना हुआ। अच्छा, और हिजबुल्लाह के हवाले से इस वक्त डेवलपमेंट यह है कि हिजबुल्लाह बिल्कुल जो है वो गोरिल्ला स्टाइल में अपने आप को शेप कर चुकी है, यानी उन्होंने अपने छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो दोबारा से बना लिए हैं, उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, क्योंकि एक बड़ी इन्वेजन जो है वो लेबनान की होने जा रही है। तो हिजबुल्लाह ने अपने आप को दोबारा से ढाल लिया है गोरिल्ला स्टाइल फोर्स के अंदर। तो वहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक फैसला कुन जंग जब वहां पर होने जा रही। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन यह है कि ये जो करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाई गई है और इसमें ईरान को मजम्मत किया गया है, ईरान जिसने 47 ईयर में आज तक किसी मुल्क पर अटैक नहीं किया, ईरान और अली लारीजानी ने कहा हमने 300 ईयर में किसी मुल्क को अटैक नहीं किया। ईरान जो इस वक्त डिग्निटी का इस्तारा है, ईरान जो इस वक्त खित्ते की जंग लड़ रहा है, ईरान जो इस वक्त ओआईसी की जंग लड़ रहा है, ईरान जो इस वक्त ह्यूमैनिटी की जंग लड़ रहा है, ईरान जो इस वक्त जो ग्लोबल एरोगेंट पावर्स हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ईरान जो इस खित्ते की के लिए ऐसी जंग लड़ रहा है और दुनिया के लिए ऐसी जंग लड़ रहा है कि जितना वो इन पावर को डैमेज करेगा उतना बाकियों को फायदा है कि ये जो ताकतें हैं वो बाकी मुल्कों को अटैक नहीं कर सकेंगी। सही है। और ईरान जिसके अंदर हजारों शहादतें और जख्मी हो चुके हैं, ईरान जिस पर हमला हुआ और पहले दिन 200 के करीब बच्चियां जब वो इस तरह से शहीद कर दी गई कि पहला हमला हुआ, बच्चियां जब वो शहीद हुई और टीचर्स ने पेरेंट्स को बुलाया
कि फौरी तौर पर पहुंचे और जो जख्मी थे उनको प्रेयर हॉल के अंदर ले जाया गया, और उस प्रेयर हॉल के अंदर जहां पर पेरेंट्स अपने जख्मी बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे थे और टीचर्स मौजूद थे, उस प्रेयर हॉल के ऊपर दोबारा अटैक किया गया। यह ईरान और हजारों शहादतें और इतनी बड़ी बदमाशी, और करने वाले कौन? जिन्होंने गजा में किया, लेबनान में किया, शाम में किया, यमन में किया, इराक में किया, अब आ गए ईरान पर। उनको मजम्मत नहीं कर रहे, ईरान को मजम्मत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप जरा अंदाजा करें कि अब इस पर वेस्टर्न मीडिया भी बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखो ये ओआईसी ममालिक है, ये तो ईरान को कंडेम कर रहे हैं, इन्होंने इसराइल को तो कंडेम नहीं किया। इसका मतलब इसराइल बिल्कुल ठीक है, उसका ये नैरेटिव ठीक है और इसराइल ही बुरा है। वेस्ट को तो बयानिया चाहिए ना, वो वेस्टर्न मीडिया जो जिसके पास कुछ है ही नहीं और वो इतने बड़े प्रोपेगेंडा के पहाड़ बना चुका है। यहां पर एक इतनी ऐसी जंग हो रही है जो खुली बदमाशी है, और कंडेमनेशन किसकी हो रही है? ईरान की। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि हम किस दुनिया के अंदर रह रहे हैं? देखें, जो मुल्क इस वक्त इतना सा स्टैंड भी नहीं ले सकते कि वो इसराइल को कंडेम करें। अच्छा, ये मुल्क करवाने जा रहे थे फलस्तीन का फैसला, और ये मुल्क करवाने जा रहे थे अपना फैसला और रीजन का फैसला। भाई, जब आप इस माहौल के अंदर, जब दुनिया इंतहाई गैर मामूली हालात से गुजर रही है और वो ईरान को कई टुकड़ों में तकसीम करने के लिए आए हुए हैं, आप अगर एक छोटा सा स्टैंड मुजम्मत जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, वो मुजम्मत नहीं कर सकते, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप फिर हैं क्या भाई? फिर आपकी तो पॉलिसी दूसरों को तबाह करने का जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। इस वक्त किसी मुल्क ने एक पैनाडोल की गोली भी ईरान को नहीं भेजी है। अजरबैजान सामने आया है, उसने सुप्रीम लीडर को वेलकम भी किया है, पाकिस्तान ने वेलकम किया है। अजरबैजान से जो है वो बॉर्डर खोला गया है और जो इमदादी सामान है वो दिया जा रहा है। रशिया ने तनुम इमदादी सामान जो है उस वक्त ईरान भेज दिया, और यहां से बाकी जो ममालिक हैं इन्होंने एक पैनाडोल की गोली जब उस वक्त ईरान को नहीं भेजी है, जो कि सबकी जंग लड़ रहा है। और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं, इसमें कोई जज्बाती बात नहीं है, सबकी जंग लड़ रहा है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन ईरान पर अटैक हुआ है और अमेरिका जो है 1 मार्च को करारदाद लाना चाह रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ, रशिया और चाइना ने इतना वहां पर रेजिस्ट किया, अमेरिका करारदाद तक नहीं ला सका। ये मतलब बहुत गैर मामूली सतह के ऊपर जाकर रशिया और चाइना ने स्टैंड लिया, क्योंकि करारदाद तो आ जाती है, पास हो ना पास हो वाला अलग मामला है। रशिया और चाइना ने मुलाकात ही मुलतवी कर दी यूएन नुमाइंदे से, जो कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। वहां पर जो भी प्रोसीजर है वो एक तरीके से चल रहा होता। रशिया और चाइना ने इतना स्टैंड किया, वो करारदाद भी नहीं ला सके। तो ये जनाब अली ले आए हैं और उल्टा ईरान को कंडेम कर रहे हैं, और इसलिए रशिया और चाइना ने जो वहां से जो वो विड्रॉ किया और कोई वहां पर उन्होंने वोट नहीं किया। तो अपने कंडक्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि आप इस माहौल में जब वो कर क्या रहे हैं, इस माहौल में आप उल्टा ईरान को कंडेम कर रहे हैं जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रहा है। सो हम एक बहुत एक्सेप्शनल टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं, जहां पर अपनों की जो कंडक्ट है वो भी आपके सामने है, और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो कितनी बड़ी बदमाशी के साथ हमलावर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंडेम करने वाला नहीं है। तो जनाब अली, अब एक और खतरनाक तरीन सिलसिला जब शुरू हो गया, वो ये है कि एफबीआई ने वार्न किया है कि ईरान ड्रोन अटैक कर सकता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर, मेन लैंड अमेरिका के ऊपर ईरान ड्रोन स्ट्राइक कर सकता है। एफबीआई वार्न्ड कैलिफोर्निया पुलिस डिपार्टमेंट दैट ईरान माइट ट्राई अ ड्रोन अटैक। इंतहाई खौफनाक बात है, इंतहाई खौफनाक बात है। भाई, ईरान कहां अमेरिकन मेन लैंड पर ना वो इरादा रखता है, ना उसके पास ये सलाहियत है, उसके पास ना वो ड्रोन है, ना वो मिसाइल है, ना उसकी ये इंटेंशन है कि हमने वहां पर जाकर अटैक करना है। वो यही उनके बेसिस को निशाना बना रहा है, उसका कोई इरादा नहीं है, ना उसके पास ये सलाहियत है। अच्छा, यहां मिडिल ईस्ट से ड्रोन उड़ेंगे और वहां मेन लैंड तक जाएंगे, आप जरा अंदाजा करें। तो ये सारा प्रोपेगेंडा किस लिए? इससे पहले आप देखिए अमेरिका का वहां पर बयानिया यह है, ट्रंप इंतजामिया का, कि ये ईरान पहले हमारे पर हमारी बेसिस पर हमला करने जा रहा था, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। अच्छा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कोई लीगल चीज नहीं है, ये दुनिया में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने बिल्कुल इसको माना कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दुनिया में एक ही मुल्क है जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है, वो इजराइल है। अब चूंकि अमेरिका पर भी मुकम्मल वो रंग चढ़ चुका है, तो अब ये देखें कि मेन लैंड पर हमला होने जा रहा है। तो मेन लैंड पर हमला तो इंतहाई खतरनाक बात है। अगर ये बयानिया बना रहे हैं तो इसके बाद क्या ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ईरान पर कि उनको इतने बड़े बयानिया की जरूरत पड़ रही है? ये बड़ी डेंजरस बात। और ट्रंप कह रहा है मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं कि ईरान यहां पर अटैक करने जा रहा है, मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं। अच्छा, अब जरा आगे देखिए, अमेरिकी ऑफिशियल्स ने, ट्रंप ऑफिशियल्स ने ये एडमिट किया है कि हमसे गलती हुई है, हम ईरान को कैलकुलेट करने में हमसे गलती हो गई है। ट्रंप ऑफिशियल्स एडमिट टू टैक्टिकल एरर दे मेड इन बिल्ड अप टू ईरान वॉर। हमसे गलती हो गई है, ये उनका मीडिया जो कोट कर रहा है, पॉलिटिको। अच्छा, यूएस इंटेलिजेंस की आज फिर रिपोर्ट शाया हुई है अमेरिकी मीडिया में, ईरान गवर्नमेंट नॉट नियर कोलैप्स डिस्पाइट वॉर। करीब तर भी नहीं है ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स होने के, करीब तर भी नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या?
यानी वो 20 दिन इसका मतलब और चला सकते हैं, तो 20 दिन कौन अफोर्ड करने वाला है, और दुनिया की इकोनॉमी का क्या सत्यानाश होने वाला है। यूएस इंटेलिजेंस कह रही है करीब तर भी नहीं। दो बहुत बड़े एनालिसिस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो MI6 बर्तानिया, दुनिया की दूसरी बड़ी एजेंसी, उसका साबिक सरबराह, और नेटो का जो सुप्रीम लीडर है, यानी नेटो का एक तो वो है ना जो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो उसका सिविलियन ओहदेदार है। जो असल ताकत होती है वो मिलिट्री का सरबराह है, जो कि अमेरिका का होता है। एवरी टाइम वो अमेरिका ही का होगा। जो सिविलियन है वो किसी भी मुल्क का हो सकता है, तो लेकिन वो जो मिलिट्री का सरबराह है वो अमेरिका ही का होगा। तो ये बहुत बड़े यानी कि आला ओहदेदार हैं। ये कब तक रहे? 2009 से 2014 तक। और ये वो टाइम है जब मिडिल ईस्ट बहुत क्रूशल टाइम से गुजर रहा था। अरब स्प्रिंग हो रहा था, खाना जंगियां करवाई जा रही थी, लिबिया और शाम और मिस्र और फलाना, ये उस दौर में रहे, ओबामा दौर में। अच्छा, पहले MI6 की जरा सुन लें। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो जंग है इंतहाई गैर जरूरी जंग है जो लड़ी जा रही है। ईरान से जंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईरान कोई प्रीएम्प्टिव अटैक जब नहीं करने जा रहा था, और यहां पर सूरत हाल जो है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। MI6 के साबिक सरबराह और जो नेटो के सुप्रीम कमांडर हैं फॉर्मर, उन्होंने कहा CNN, Iranians can turn Strait of Hormuz into hellscape, says former NATO Supreme Allied Commander. Hellscape के अंदर तब्दील कर देंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। सवाल ही अच्छा ये नेवल कमांडर रहे हैं, ये नेवल कमांडर थे अमेरिका के, उसके बाद ये नेटो के सुप्रीम कमांडर बने। यानी ये वो शख्स है जो दुनिया के सारे डायनामिक्स को समझता है। बाहर बैठा हुआ तजियाकार नहीं है, पहले अमेरिका का नेवल कमांडर रहा। सी पावर क्या है, कंप्लेक्सिटीज क्या है, ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, इनको पता है। फिर नेटो के सरबराह है, वो क्या कह रहा है? भूल जाएंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवा लेंगे ईरान से, बल्कि वो हेलस्केप के अंदर तब्दील कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान। CNN के ऊपर वो कह रहे हैं ईरान कुड अनलीश हेल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आफ्टर ट्रम्प स्ट्राइक्स। ठीक है, तो ये है रियलिटी। अब ईरान के जो स्पीकर हैं, जिन्होंने इससे पहले कहा कि अब हम जहां चाहेंगे हिट करेंगे, और वो जो वेव्स वाला मामला है वो खत्म हो गया, अब उनका इंतहाई सख्त तरीन बयान आया। उन्होंने कहा है कि ये हमारे आइलैंड्स के ऊपर अटैक करने का इरादा रखते हैं। अगर हमारे आइलैंड्स के ऊपर अटैक हुआ तो तमाम जो रिस्ट्रेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, और हम यहां पर खलीज फारिस के अंदर नदियां बहा देंगे। ये उनका खौफनाक तरीन, बड़ा हार्श तरीन जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ इसके बाद यहां पर होगा, इसकी जिम्मेदारी वो ट्रंप के ऊपर आएगी, पर्सनली ट्रंप के ऊपर आएगी, क्योंकि वो इस चीज का जिम्मेदार है। अच्छा, वो नेतन्याहू वो गायब है। अच्छा, उसके ऊपर मुसलसल खबरें चल रही हैं, उसके साथ ये हो गया, वो मारा गया, चूंकि अच्छा अमेरिकी मीडिया उसकी तरदीद, सॉरी इजरायली मीडिया उसकी तरदीद भी नहीं कर रहा, वो गायब है। उसके बयान चल रहे हैं, आगे चलकर मैं उसके ताज़ा तरीन बयान भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन वो डेविड बार्निया किधर है, बैन गवर किधर है, वो नेतन्याहू का भाई, नेतन्याहू खुद, ये सब गायब हैं। तो पता नहीं है कि इनका बना क्या है। हो सकता है ये लाइव हो सकता है ना हो, अभी कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन नेतन्याहू का हिट होना ये तारीख का सबसे बड़ा वाकया होगा और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा रीजन के अंदर। जरा ये भी सुन लें। अब ये एक डिक्लाइनिंग पावर है जो इस जंग के बाद बिल्कुल वो अमेरिका आपको नजर नहीं आएगा जो पहले था, चाहे ये जंग आज अगले घंटे में रुक जाए। रशिया क्वेश्चन यूएस क्रेडिबिलिटी इन यूक्रेन टॉक्स आफ्टर ईरान अग्रेशन। वो कह रहे हैं भाई कौन लोग हैं आप, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी जुबान की कोई अहमियत है? आप तो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात करते करते धोखा करके आपने उनके ऊपर अटैक कर दिया। आपके साथ हम कैसे बात कर लें? आप तो धोखा देने वाले हैं, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आपकी तो कोई जुबान ही नहीं है, आपके साथ हम कैसे बात कर लें? और आप देखें जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, दो ऐसे किरदार जिनका कोई ताल्लुक नहीं है नेगोशिएशन से, ना वो डिप्लोमेट्स हैं, ना वो यूक्रेन के मामले को समझते हैं, ना वो ईरान के मामले को समझते हैं, ना वो न्यूक्लियर के मामले को समझते हैं, ना वो मिडिल ईस्ट को समझते हैं। दे आर बिजनेसमैन, और वो दुनिया के सबसे कंप्लेक्स तरीन जो मामलात है उनको हल करने में लगे हुए। ये हल हुए, ये ईरान का मसला उन्होंने हल किया। और अब ट्रंप कह रहा है मुझे तो, मैं तो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की वजह से जंग में गया, और पैट हेग्सेस जो है इसकी वजह से गया हूं, तो वो डाल रहा है इसके ऊपर। तो ये जनाब रूसिया कह रहा है भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके साथ हम क्यों बात करें? अच्छा, फिर अमेरिकी मीडिया एक और दिलचस्प हेडलाइन लगा रहा है, कहता है कि प्यूटन से पूछा है ट्रंप ने मुझे कोई वे आउट दें इस जंग से, मैं कैसे निकलूं? कंफ्यूज्ड ईरान वॉर स्ट्रेटजी, कि ट्रंप की कंफ्यूज्ड ईरान वॉर स्ट्रेटजी, और प्यूटन से मदद मांग रहा है। इससे कोई अगले दर्जे की डिफीट हो सकती है। अमेरिकी सदर रशिया, जिसके साथ वो पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं, उससे जाकर मदद मांग रहे हैं मुझे ईरान जंग। और ईरान जंग की ही रशिया और चाइना के खिलाफ है। ईरान के खिलाफ यूरोप और अमेरिका का जाने का मकसद यह था कि जी ये रशिया को हेल्प कर रहे हैं और चाइना को हेल्प कर रहे हैं। तो रशिया से जाकर पूछ रहे हैं कि जंग से हमने निकलना कैसे। तो बहरहाल उधर फिर अगली बात सुन लें, साउथ कोरिया से अब ये लाना शुरू हो गए। साउथ कोरिया से जो इनका डिफेंस पड़ा हुआ उसको लेकर आ रहे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये वाला जो खिता है ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है आर्मी जंग का, न्यूक्लियर वॉर का। अब देखिए नॉर्थ कोरिया हर हफ्ते एक मिसाइल छोड़ रहा है, तो साउथ कोरिया की जो डिफेंस शील्ड है वही अमेरिका हटा रहा है।
अभी शुमाली कोरिया ने एक और स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल जब वो फायर कर दिया है, और किम जोंग उन जब अभी उनको सदर नहीं लिखा जा रहा, उनको सुप्रीम कमांडर लिखा जा रहा है, सुप्रीम लीडर लिखा जा रहा है, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, एक और क्रूज मिसाइल दाग दिया और अमेरिका वहां से एयर डिफेंस लेकर मिडिल ईस्ट आ रहा। ये स्ट्रेटजी है उनकी। 2 ऑयल टैंकर जो है वो वॉर बोट के साथ जाकर हिट हुए इराकी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, और ईरान के जो ड्रोन हैं उन्होंने जाकर हिट किया इजरायली एयर बेसिस को, शिन बेथ हेडक्वार्टर को। ये जो हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, शिन बेथ का जो हेडक्वार्टर है, इससे